Hello and welcome you all to the Edel Agriculture classes. So this will be the lecture second. Okay, तो मैंने डेटा वाले जो टॉपिक को है, ये हमारा जो डेटा आगे वाला टॉपिक्स हैं, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बिकॉज डेटा थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक हो जाता है स्टैटिक्स के अंदर, तो हम इसे दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज वाले हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं डेटा एंड इट्स टाइप्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब बात कर लेते हैं, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टैटिक्स ऑलरेडी कवर किया था कि स्टैटिक्स क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या उसके लिमिटेशंस हैं। लेकिन जब हम देखते हैं डेटा और स्टैटिक्स तो हमें पता चलता है कि सेम थिंग नहीं होती। कई लोग इसे कंफ्यूज करते हैं कि ये एक ही चीज़ है, लेकिन ये एक चीज़ नहीं होती। तो क्या होता है डेटा और स्टैटिक्स में अंतर? डेटा वो चीज़ है जो आप रिकॉर्ड करके ला रहे हैं आइदर फ्रॉम द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रेनफॉल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर नंबर ऑफ फार्मर्स इन अ ब्लॉक। मतलब कि आपने डेटा इकट्ठा करा है कि एक जगह पे कितनी रेनफॉल हो रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल 2001 में, 2002 में, 2003 में आपने इन सालों का डेटा इकट्ठा करा। या फिर एक ब्लॉक के अंदर कितने फार्मर्स हैं, कितने नंबर ऑफ फार्मर्स हैं, आपने उसका डेटा इकट्ठा किया। तो ये डेटा है, ठीक है। अब ये जो डेटा आपने इकट्ठा करा है, ये स्ट्रक्चर तो है नहीं। आपको अब इससे समझ में क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। ये तो आपके लिए प्लेन जस्ट न्यूमेरिकल डेटा है या फिर क्वालिटेटिव डेटा होगा। अब स्टैटिक्स की मदद से इसको थोड़ा मीनिंगफुल डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मीनिंगफुल डेटा बनाएंगे। मतलब अभी ये मीनिंगलेस डेटा है, इट इज़ आइदर अनग्रुप्ड और इट विल बी ग्रुप्ड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, हम सीधा सीधा समझ लेते हैं। इट इज़ अ रॉ डेटा। अब स्टैटिक्स की मदद से इस रॉ डेटा को हम मीनिंगफुल डेटा में तब्दील करेंगे, इसे बनाएंगे और इसे ग्रुप डेटा बनाएंगे। और इससे क्या होगा, हमारा ये एक अच्छी तरीके से फॉर्म में आ जाएगा, तो हम इसे आसानी से एनालाइज और इंटरप्रिटेट कर पाएंगे। तो इसीलिए डेटा और स्टैटिक्स अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज़ नथिंग द इंफॉर्मेशन यू आर कलेक्टिंग। जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हो वेरियस सोर्सेज से, उसको ही क्या बोल देते हैं? डेटा, जिसको यूज़ करा जाता है फॉर द एनालिसिस या फिर आगे, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इंटरप्रिटेट। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है डेफिनेशन बनाने लग गए होंगे, तो जब भी पढ़ो तो ऐसे ही बनाना। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, इट में आइदर भी अनऑर्गेनाइज, जैसे कि हमारा सर्वे सेंसस का डेटा, इसीलिए हम उसे रॉ डेटा कहते हैं क्योंकि वो एक अनऑर्गेनाइज डेटा है। या फिर जो आपने डेटा कलेक्ट करा है वो ऑर्गेनाइज होगा, जिसे हम ग्रुप डेटा कहते हैं, जैसे कि ग्रुप्स क्लासेस, जो कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं तब समझेंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। हमारे टाइप्स ऑफ डेटा में दो टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब जिसको चाहिए वही डेटा कलेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड कलेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट हैंड मतलब जिसको चाहिए वही कलेक्ट कर रहा है, तो डायरेक्टली कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा वो होता है जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा हैं, सोर्सेज हैं, हम लोगों ने उसकी मदद से अपना जो है एनालिसिस किया है और इंटरप्रिटेट किया है डेटा को। मतलब ऑलरेडी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमने उसका यूज़ करके ये वाला डेटा इकट्ठा करा है ताकि हम लोग इसे एनालाइज कर सकें और इंटरप्रिटेट कर सकें। और जबकि प्राइमरी डेटा कौन सा डेटा है? जो हम लोग खुद जाके लेके आ रहे हैं सर्विस से। सो प्राइमरी डेटा की अगर हमसे डेफिनेशन पूछ ले तो क्या होती है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो कि डायरेक्टली रिसर्चर कलेक्ट करता है, जिसको बेसिकली रिसर्च करनी है। सपोज मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है, मैं कोई फील्ड वर्क कर रही हूँ और मुझे किसी चीज़ के बारे में पता करना है। फॉर एग्जांपल, मुझे इस एक एक्स वैरायटी है, मुझे इसके बारे में डेटा इकट्ठा करना है। तो मैं क्या करूँगी? खुद जाऊँगी और उस वैरायटी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके लाऊंगी। ठीक है, इकट्ठा करके लाऊंगी कि वो कितना हाइट का है ना, इस रीजन में रीजन इन्फॉर्मेशन जा के मैं फार्मर से बात करूँगी। ठीक है, तो मेरे को जो मेरे को काम होगा, मैं उस हिसाब से रिसर्चर हूँ अगर, तो मेरे को खुद जाके लेके आना पड़ेगा वो डेटा। तो मतलब मुझे खुद मेजर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सर्वे कंडक्ट कराने पड़ेंगे ताकि मैं डेटा कलेक्ट कर पाऊँ। ठीक है,
इसमें क्या हम फीचर्स लिख सकते हैं, इट इज़ ओरिजिनल एंड स्पेसिफिक टू द स्टडी। जो मेरी रिसर्च है, सपोज अगर मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, सपोज मेरी रिसर्च है, तो जो मुझे डेटा कलेक्ट करना है मैं उसी हिसाब से सर्वे कंडक्ट कराऊंगी। मैं अनवांटेड इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट नहीं करूंगी जो मुझे चाहिए ही नहीं, है ना। तो मैं उस हिसाब से रिसर्च करवाऊंगी, उस हिसाब से डेटा कलेक्शन का प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो डेटा कलेक्शन जो कि एक रिसर्चर कराता है आइदर मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन, सर्वेज के थ्रू, और ये जो होता है हमारा ओरिजिनल होता है क्योंकि रिसर्चर खुद करा रहा है अपने रिसर्च के पर्पसेस के लिए, और स्पेसिफिक होता है टू द स्टडी। तो सबसे रॉ डेटा बोलते हैं हम इसे, फाइन डेटा भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, ओरिजिनल होता है, ठीक है। फर्स्ट हैंड आपने कलेक्ट किया है, आपकी जो रिसर्च थी, सपोज मुझे उस वैरायटी के बारे में पता करना था तो मैं खुद गई और उसके बारे में पता करा, ठीक है, तो ओरिजिनल है, ठीक है। मुझे जो उसके बारे में एक्यूरेट और यूनिक फीचर्स मिले मैंने वो जाके कलेक्ट कर लिए। सेकंड आता है स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, तो रिसर्च कर रही हूँ तो मैं उसी हिसाब से ही अपना डेटा कलेक्ट करूँगी, तो स्पेसिफिक पर्पस को फीड करता है। थर्ड आता है टाइम कंज्यूमिंग। अब ये जो प्रोसेस है आना जाना, इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। खुद ही देखो, मैं सर्वे कंडक्ट कराने जा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि बस 1 घंटे का काम होता है तो आ गए, बस पता ही है सर्वे में कितना टाइम लगता है, राइट। तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। फोर्थ आता है एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली जब भी आप सर्वे कंडक्ट कराते हैं, अगर इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल सॉइल सैंपलिंग के लिए आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, आपको सॉइल इकट्ठा करके लानी है, आपको लैब में वर्क करना है, इट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस, राइट। तो यहाँ पर जो है एक्सपेंस हो जाता है, एज वेल एज इसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी तो आप लगाएंगे। आप जगह जगह जाएंगे तो वहाँ पे पेट्रोल खर्च होगा, आपकी व्हीकल का मेंटेनेंस होगा, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस, राइट। फिफ्थ आता है हमारा मोर रिलायबल। अब ये फर्स्ट हैंड कलेक्शन ऑफ द डेटा है। बेसिकली ये हमारा जो डेटा है ये स्पेसिफिक स्टडी के लिए बनाया गया था। ये हम लोग जो कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, ये हम लोग स्पेसिफिक स्टडी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे कम एरर के चांसेस होते हैं, मिनिमम एरर के चांसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ओके। अब हमसे अगर कोई पूछ ले, वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी कोई पूछ ले कि आप किन किन मेथड से प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने मैंने मतलब बेसिकली यहाँ पे मेथड्स लिखे हैं, किन किन मेथड से कलेक्ट कर सकते हैं, क्या होता है वो मेथड, मेरिट लिख रखा है, और डीमेरिट। डीमेरिट को दूसरे वर्ड्स में लिमिटेशंस भी कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। आप खुद गए, ठीक है, आप खुद गए, जाके आपने सर्वे कंडक्ट कराए, है ना। तो जैसे रावे में करते हैं हम लोग, जाके सर्वे कंडक्ट कराते हैं, राइट। तो रावे में यही तो करते हैं कि हम फेस टू फेस जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और बुकलेट में लिखते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे अब ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग पूछ रहे हैं सामने से, तो एक तरफ मान सकते हैं कि एक्यूरेट होगी क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट हैंड कलेक्ट करी है, सामने जिसने जो इन्फॉर्मेशन दी हम लोगों ने तुरंत अपने नोट्स में लिख ली या डेटा कलेक्ट करा। अब ये जो होता है रिसर्चर इससे अपने डाउट भी क्लियर कर सकता है। फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ये दवाई यूज़ करी थी, तो आपने पूछा क्यों, क्या हुआ था, तो मतलब एक तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग होने लगती है, ठीक है। तो वहाँ से डाउट ज़्यादा क्लियर होते हैं, बेटर रिसर्च पर्पस का डेटा हमारा अच्छे से डेटा कलेक्ट हो पाता है। लिमिटेशंस क्या है, ये एक एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है फॉर द लार्ज सैम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 100 फार्मर्स का जो है डेटा कलेक्ट करना है कि इनके लिए जो मैं वैरायटी लगा रही हूँ तो उनके बारे में पता करना है कि इन 100 फार्मर्स ने अगर वो वैरायटी लगाई थी तो उनका रिस्पॉन्स मुझे जानना है, ठीक है। अब बेसिकली 100 फार्मर्स का डेटा कलेक्ट करना, उनसे इंडिविजुअली बात करना इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज एक्सपेंसिव, ओके। सेकंड आता है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यूज़। इसमें क्या होता है, आप थर्ड पार्टी को लेते हैं। ये तब करा जाता है जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो पाए, पॉसिबल ना हो पाए फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे कि आप गए, कोई मिला नहीं, तो आपने नेबर से बात कर ली, है ना। दूसरा और क्या हो सकता है, हमारे एक्सपर्ट्स, जैसे कि हमारे साइंटिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, तो हम उनसे भी जाके बात कर सकते हैं। ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी से बात कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ये लेस रिलायबल होता है बिकॉज इसमें बायसेस भी आ जाते हैं। जैसे कि अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे तो वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे, जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा है अपनी रिसर्चेज में, तो उस बेसिस पे वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इट मे नॉट बी रिलायबल टू यू, ओके। तो थर्ड आता है हमारा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द करस्पॉन्डेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट कर लिया लोकल एजेंट से टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन एंड सेंड मी द डेटा। मतलब एक तरह से मैंने किसी
बिचौलिए को काम दे दिया कि भाई तुम जाओ और मेरे लिए डेटा इकट्ठा करके लाओ। ऑब्वियसली ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, आपका टाइम भी एकदम खर्च नहीं होगा ज़्यादा, तो क्विक होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये तब ज़्यादा हमारा अच्छा काम करता है जब हमें लोकल लैंग्वेज ना आती हो या लोकल नॉलेज ना हो, उनका कल्चर के बारे में ना पता हो। जैसे कि अगर आप साउथ से हैं तो आप नॉर्थ में जाएंगे, या फिर नॉर्थ हैं तो साउथ से जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को कल्चर नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी एजेंट या फिर इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करेंगे ताकि वो कलेक्ट कर पाए और आपको सेंड कर पाए डेटा। अब इसमें डीमेरिट तो आपको खुद ही समझ में आ गई होगी। लोकल एजेंट है, इन्वेस्टिगेटर है, क्यों करे आपका काम? हाँ, आप बोलोगे पैसे दे रहा है, लेकिन ही मे नॉट बी सीरियस टू हिज जॉब, तो मतलब क्या होगा, यहाँ पर एरर्स के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ओके, फोर्थ आता है हमारा मेल क्वेश्चनेयर मेथड। इसमें क्या होता है, हम मेल के थ्रू कई क्वेश्चंस को भेज देते हैं जो भी हमें जानने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो रिस्पोंडेंट है मेल के थ्रू अपना रिस्पॉन्स देता है। चीप होता है, चीप मतलब ऐसे चीप नहीं, मतलब सस्ता होता है, ठीक है, पैसा खर्च ज़्यादा नहीं हो रहा। और जोग्राफिकल एरिया, मतलब कई हम लोगों का अगर हम लोगों को डेटा कलेक्ट करना है अबाउट द अफ्रीका, तो हम लोग डायरेक्ट इंडिया से वहाँ पे मेल भेज के डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आंसर कर सकते हैं। प्रॉब्लम इसके संग क्या आती है, सबसे पहला इलिटरेसी। अगर रिस्पोंडेंट जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो इलिटरेट है, तो वो मेल का कैसे, आप खुद सोचो, रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। सेकंड प्रॉब्लम जो आती है, नॉन रिस्पॉन्स इशू। हमें भी देखा होगा, हमारे अगर टीचर्स या कोई भी हम लोगों को मेल भेजते हैं या फिर गूगल फॉर्म्स पे हमसे फॉर्म भरवाते हैं, तो हम लोगों ने देख लिया होता है कि हाँ, वो चाहे लिख के नीचे भेज रहे हो कि इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज़ सेंड दिस इमीडिएटली, फिर भी बोलते हैं हाँ क्या ही काम होगा, तो हम भी धीरे धीरे काम करते हैं। तो नॉन रिस्पॉन्स इशू, ठीक है। लास्ट आता है हमारे शेड्यूल सेंड थ्रू इन्यूमरेटर्स। इन्यूमरेटर्स क्या होते हैं, ये ट्रेंड इन्यूमरेटर्स होते हैं जिनको पर्सनली गाइड किया जाता है कि ये कैसे इंटरव्यू लें रिस्पोंडेंट से, और ये खुद जो है फिर वो फिल करते हैं जो भी हमारे क्वेश्चनेयर होते हैं। पहले एक सपोज करो, ये जो इन्यूमरेटर्स, एक तो इनका नाम बहुत टफ है लेकिन ठीक है मैं समझाती हूँ। तो इन्यूमरेटर्स क्या करते हैं, सपोज मैंने एक मेल के थ्रू रिस्पोंडेंट मतलब भेजा, ठीक है, मैंने मेल करके भेज दिया, मैं इन इन्यूमरेटर्स को भेजूंगी जो कि ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फार्मर के पास जाते हैं, हमारे ये फार्मर हैं, सपोज ये फार्मर है हमारे, ठीक है, इनको नहीं आता पढ़ना लिखना नहीं आता, तो ये इलिटरेट हैं। तो इन्यूमरेटर जाएंगे, ये ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, तो ये जाके क्या करेंगे, ये इन्हें समझाएंगे कि मेल में क्या क्या पूछा है। इन्हें समझाएंगे नहीं, ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग करेंगे कि उन्हें समझ में आए कि पूछा क्या गया है, और वो उस हिसाब से आंसर करके और जो मेल भेजा है उसे फिल करके जो है रिसर्चर को भेज देंगे। तो यहाँ पे सूटेबल होता है फॉर द इलिटरेट, और ये फास्ट रिस्पॉन्स और रिलायबल डेटा हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोगों ने थर्ड पार्टी को दिया तो हम दे तो सकते हैं उसे कलेक्ट करने को इन्यूमरेटर्स, लेकिन हम लोगों को पता नहीं है ना, इन्वेस्टिगेटर को भी पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर जैसे इन्वेस्टिगेटर आप किसको समझ रहे हो, जैसे कि हमारा अगर रिसर्चर है तो अपने पीएचडी के स्टूडेंट, एमएससी के स्टूडेंट्स को देता है, ठीक है। अब वो कैसे ही काम करेंगे वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ऐसे ही है लेकिन यहाँ पे इन्यूमरेटर जो होते हैं वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, इसी काम के लिए वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि उनका कमीशन इस बेसिस पे होता है कि उन्होंने कितने लोगों से जाके बात करी है। और रिलायबल डेटा होता है, एक्सपेंसिव होता है, ट्रेनिंग और सैलरी देना इनको बहुत एक्सपेंसिव होता है। और लास्ट क्या होता है, यहाँ पे हमें केयरफुल ट्रेनिंग देनी होती है, क्योंकि डेटा कलेक्शन का काम जो है हमें करेक्टली समझाना पड़ेगा, तभी हमारा जो डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी डेटा की। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, तो सेकेंडरी डेटा मैंने ऑलरेडी बताया था। प्राइमरी डेटा क्या होता है, हम जो डायरेक्टली जाके कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोर्सेज से जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है सेकेंडरी डेटा की। द इंफॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड बाय समवन एल्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्पज फॉर अ डिफरेंट पर्पज एंड लेटर यूज बाय द अनदर रिसर्चर। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो मेरा कोई रिसर्चर वन है, ठीक है, उन्होंने किसी चीज़ पे रिसर्च करी, सपोज इट इज़ अबाउट कोई वैरायटी ही थी, ठीक है, मैंने वीट की ही वैरायटी ली थी, तो मैं वीट की वैरायटी, उन्होंने जो है वीट की वैरायटी पे ही, ठीक है, रिसर्च करी थी इन्होंने, और इन्होंने अपने बारे में एक पब्लिश करा, अपने जो रिसर्च थी उसके बारे में डेटा पब्लिश करा, तो उन्होंने अपने सोर्सेज भी दिए, पूरा डेटा वगैरह सब निकाल के दिया, ठीक है। अब मेरी जो रिसर्च है
मैं भी एक रिसर्चर हूँ, मुझे भी एक रिसर्च करनी है एक वैरायटी पे, लेकिन मुझे सिमिलर सा डेटा चाहिए, मुझे डेटा पूरा कॉपी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को भी वीट की ही वैरायटी पे चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों पे जानने का कुछ इन्फॉर्मेशन था। तो मैंने क्या करा, इनका डेटा ले लिया, मैंने क्या करा, इनके डेटा में से अपना डेटा जोड़ लिया और मैंने अपनी रिसर्च दे दी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा पूरा इनका डेटा लेके छाप दूंगी। देखो यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो कि मैंने थोड़ा सा अपना करा, थोड़ा इनका लिया। हो सकता है कि मैं पूरा पूरा डेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, अनदर रिसर्चर से ले लूँ, तो ये भी पॉसिबल है। तो होता क्या है, जब हम ये चीज़ करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने किसी और का डेटा, डिफरेंट पर्पस, जिन्होंने अपने काम के लिए कुछ करा होगा, जिनका पर्पस ही दूसरा था, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप क्या रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से किया था, है ना। जैसे मैं अब अगर मैं अपनी रिसर्च पर्पस के लिए कर रही हूँ, मैंने जो डेटा कलेक्ट करा है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है, और कोई तीसरा इंसान उसे यूज़ कर रहा है, तो उसको देखना पड़ेगा ना कि उसके हिसाब से कौन कौन सा डेटा है, क्योंकि वो डेटा उसके हिसाब से तो कलेक्ट हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अनदर रिसर्चर करेगा। अब इट कैन बी पब्लिश्ड, ये पब्लिश्ड भी रिसोर्सेज हो सकते हैं और अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ऑब्वियसली नॉट ओरिजिनल, क्योंकि कोई किसी और से ले रहे हैं तो ओरिजिनल कैसे होगा, राइट, और लेस स्पेसिफिक होगा इस वजह से। दूसरा आता है इजीली अवेलेबल, एज दे आर ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द जर्नल्स या फिर हमारे गवर्नमेंट साइट्स पे हमें अवेलेबल होते हैं, तो ये हमारा टाइम सेव करते हैं और एफर्ट्स भी, जो कि हम लोगों को ने देखा कि प्राइमरी डेटा की लिमिटेशंस थी। थर्ड आता है लेस एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली हमें कहीं जाके डेटा कलेक्ट करना नहीं पड़ता, इसीलिए थोड़ा सा हमारा चीपर हो जाता है। नेक्स्ट आता है माइट नॉट बी एक्यूरेट, ऑब्वियसली हमारे जो डेटा है हम कहीं और से कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये फुल ऑफ एरर्स और आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है। मे बी इट इज़ ऑफ डेटा ऑफ 2010 एंड इफ़ आई एम कलेक्टिंग इन 2012, तो 2 साल के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, कितने सारे चेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो चेंज आया डेटा का, ठीक है, तो ये एक्यूरेट नहीं भी हो सकता, तो आउटडेटेड भी हमारी प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। यूज्ड फॉर ब्रॉड एनालिसिस, हम जो यूज़ करते हैं इसे हम ब्रॉड एनालिसिस के लिए करते हैं, जैसे कि अगर हमें हिस्टोरिकल स्टडीज़ करनी है या लार्ज स्केल ट्रेंड समझने हैं, तब हम इसे ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि पास की चीज़ों के लिए तो आपको खुद सर्वे करना पड़ेगा। लेकिन अगर हिस्टोरिकल स्टडीज़ करनी है या फिर लार्ज स्केल ट्रेंड्स देखने हैं, क्योंकि वो बराबर से ही होते हैं ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो जाते हैं, प्रिसाइज हो जाते हैं, तो वहाँ दिक्कत आने लगती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी डेटा। तो मैंने ऑलरेडी बताया था पब्लिश्ड होते हैं और हमारे अनपब्लिश्ड होते हैं। पब्लिश्ड में क्या कहते हैं, रिपोर्ट्स फ्रॉम द कमिटी या फिर कमीशन, जैसे कि आईसीआर की रिपोर्ट आई, आईआरआई की रिपोर्ट आई, तो इन सब की जो कमेटी रिपोर्ट्स होती हैं उनका यूज़ कर लेना। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, तो हम उनको, मिनिस्ट्रीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं उनको यूज़ कर लेना। बैंक की रिपोर्ट्स यूज़ करना, बिजनेस पब्लिकेशंस की रिपोर्ट यूज़ करना, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स हो गया या फिर आरबीआई का डेटा यूज़ करना, है ना, तो ये बैंक रिपोर्ट्स हो गई। जर्नल्स या फिर रिसर्च पेपर, जो भी हमारे रिसर्च पेपर होते हैं, एग्रोनॉमी के अलग होंगे या फिर हमारे एंटोमोलॉजी के अलग होंगे, पैथो के अलग होंगे, बायोटेक के अलग होंगे, सो डिफरेंट डिफरेंट जर्नल से हम लोग इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेड एंड टेक्निकल जर्नल्स, जैसे कि हमारे जो बिजनेस ट्रेंड्स जो हमें बताते हैं, इकोनॉमिक और बिजनेस ट्रेंड्स के जो जर्नल्स होते हैं, वो हम उनमें से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि WHO, UN, FAO, इन सब से भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अनपब्लिश सोर्सेज कौन से होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे थोड़े से टर्म से कंफ्यूजन मत होना, इसमें आप ऐड भी कर सकते हो। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का मतलब है हमारा कि जैसे कि हमारे जैसे कि विलेज रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, विलेज रिकॉर्ड्स जो हम लोग पंचायत लोग रखते हैं ना, जो ग्राम पंचायत होती है वो रखती है कि विलेज में कितने लोग हैं, कितने फार्मर हैं, कितनी उनकी लैंड होल्डिंग है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लेकिन हमारे पास ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और ये किसी और ने जो है एक तरह से इकट्ठा करा है, तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। ऊपर से अनपब्लिश्ड है क्योंकि ये एक नोटबुक, एक होता नहीं है मुनीम जी की डायरी, तो मुनीम जी की डायरी के अंदर है, ठीक है, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेकिन ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। सेकंड आता है हमारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टडीज़ कराती हैं, क्या करती हैं, इनके पास सेल्स का डेटा रहता है, कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर पैटर्न के बारे में डेटा रहता है काफ़ी सारा, तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। थर्ड आता है हमारा यूनिवर्सिटी रिसर्च पेपर, जैसे कि स्टूडेंट थीसिस वगैरह जो होती है वो लोग भी बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करते हैं टू राइट देयर थीसिस, तो हम वहाँ से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
सो एडवांटेजेस क्या हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के? एडवांटेजेस ये हैं, आप खुद बताओ। सेव्स टाइम एंड कॉस्ट ऑब्वियसली, इसमें डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है तो हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, यूज़फुल फॉर द ट्रेंड एनालिसिस, आपको अगर पास्ट ट्रेंड्स समझने हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी डेटा रहता है ऑफ दैट एंड द प्रीवियस ट्रेंड्स, तो आप उनका डायरेक्टली यूज़ करके एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, एक ट्रेंड एनालिसिस आप कर सकते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस के लिए सेकेंडरी डेटा इज़ द बेस्ट। ओके, थर्ड आता है ब्रॉड कवरेज। आप जो डेटा लेते हैं वो कई डिफरेंट सोर्सेज से लेते हैं तो वो ब्रॉड होता है, तो आप जो है एक तरह से एक ग्लोबल और नेशनल लेवल की रिसर्च बना सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा यू हैव कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्सेज। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है, परेशानी क्या है सेकेंडरी डेटा के साथ? मे नॉट बी रेलिवेंट। जो आपको रिसर्च करनी है, जो आपकी नीड है रिसर्च की, उस हिसाब से अगर आपने डेटा कलेक्टेड नहीं मिला है आपको, तो यहाँ पे जो है रिसर्चर्स में एरर आते हैं। ओके, तो मे नॉट बी रेलिवेंट। जो आपने डेटा लिया है या जो भी सेकेंडरी डेटा कलेक्शन आप कर रहे हैं और जब हम उनके सोर्सेज देखते हैं तो मेन आपको पता चलेगा कि वो अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, आपकी पर्टिकुलर रिसर्च से अलाइन नहीं कर रहे हैं। ओके, सेकंड आता है हमारा क्वालिटी इश्यूज, जो हमारे देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इन द सेकेंडरी डेटा इज़ क्वालिटी इश्यूज। जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आउटडेटेड रहती है और एरर्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 2020 और 2022 में रिसर्च कर रहा है तो दोनों के ट्रेंड पैटर्न्स और इवन 2019 के, तो इन 3 साल के ही इतने पैटर्न्स डिफरेंट मिल जाएंगे। तो ये जो होता है क्वालिटी इशू दिखाएगा, एरर्स दिखाएगा, आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ओके, सो वी हैव टू डू न्यू रिसर्च, वी हैव टू कलेक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च। ओके, थर्ड इज लैक ऑफ कंट्रोल। अब कोई रिसर्चर अपनी थीसिस के लिए, अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए एक डेटा कलेक्ट करवा रहा है। अब आप उनसे जाके बोलो नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे करिए। अरे ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, आप ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? अब उनके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उनके डेटा कलेक्शन के मेथड पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो आप जो कर रहे हो आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। आप अगर आपको डेटा लेना है तो आप लीजिए, वरना नहीं लीजिए। ऐसा आप वहाँ जाके चिल्ला नहीं सकते उन पे कि आप ऐसे क्यों कलेक्ट कर रहे हो डेटा, ऐसे मत करो। तो पोटेंशियल बायसेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर एंड आई होप आपको डेटा एंड डेटा टाइप समझ में आएगा। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक्स ऑफ द स्टैटिक्स एंड ये दिख रहा है आपको क्या लिखा है? हाँ, तो इसे प्लीज़ करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। ओके।